सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर रविंदर त्यागी ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों से जानते हैं। मेरा नाम रविंदर है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से लगभग यही कोई 15 साल पहले की है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। हमारी कंपनी कोयले का ट्रांसपोर्टेशन करती है। जब मैं इस काम में नया नया आया था तो शुरू में मैं बस अपने पापा के साथ कोयले की डिलीवरी के लिए उनके साथ जाता था। बात ये तब की है जब मेरी उम्र लगभग 17-18 साल की ही थी। छोटे मोटे रूट पर मैं पापा के साथ तब तक कई बार जा चुका था, पर इस बार जो हमारा रूट था वो था चंडीगढ़ तक का, जहाँ बीच में किसी काम से दिल्ली भी जाना पड़ रहा था। टोटल मिला के 4 ट्रक थे जो कि चंडीगढ़ जा रहे थे, जिसमें से एक ट्रक में मैं और मेरे पापा थे। अब ऐसा नहीं था कि चारों ट्रक एक के पीछे एक चल रहे हों, बल्कि थोड़ा बहुत आगे पीछे सब लोग चल रहे थे। मुझे याद है हम लोग जब वहाँ से वापस आ रहे थे उस समय दिल्ली के पास मौजूद एक शहर गाज़ियाबाद को हम लोग क्रॉस कर रहे थे। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो शायद इस बात को जानते भी होंगे कि वहाँ पर एक हिंडन नदी है और उसके पास में ही एक शमशान घाट भी है। मेन हाईवे से जब आप दिल्ली की तरफ से आते हो तो आपको शमशान साफ तौर पर दिखता है। ये बात मैंने अब जानी है, पर उस समय पर मुझे इतना नहीं पता था। तो हुआ यूँ कि ये एरिया भी उस टाइम पर इतना ज़्यादा यूँ कहूँ कि डेवलप्ड नहीं था जितना कि आज है, बल्कि उस समय पर ये ज़्यादातर सुनसान ही आता था। मतलब ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक और जो इक्का दुक्का बस चलती थी वही सब गाड़ियाँ होती थी। और उस टाइम पर जब हम निकल रहे थे रात के 2:30 बज रहे थे। पर प्रॉब्लम ये हुई कि चलते चलते हमारा ट्रक एकदम से पंचर हो गया और हमें वहाँ पर उतरना पड़ा। अब मेरे पापा वहाँ उतर कर देखने लगे कि क्या वो इस काम को खुद भी कर सकते हैं या फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। अब इतने वो ये सारा काम देख रहे थे, मैं उतर कर इधर उधर देखने लगा। रोड बिल्कुल खाली था और ये रोड उतना बना हुआ नहीं था जैसा कि आज है। तो अपनी दाईं तरफ पर हिंडन नदी को देख पा रहा था और उसके साइड में दूसरी तरफ मुझे चिताएं जलती हुई दिख रही थी, जिसके बारे में जब मैंने पापा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर शमशान है और उन्होंने मुझे उधर जाने के लिए या उधर देखने से भी मना कर दिया। इसीलिए मैं दूसरी तरफ को आके देखने लगा, इस उम्मीद में कि शायद मुझे कुछ और दिख जाए। पर जब मैंने उस तरफ ध्यान से देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि थोड़ी दूरी पर मुझे कुछ ऐसा दिखा जो कि उस टाइम पर वहाँ पर दिखना काफ़ी अजीब था। मतलब थोड़ी दूरी पर मैं देख पा रहा था कि वहाँ पर मानो एक छोटा सा स्टेज टाइप का बना हुआ था, जहाँ पर यही कोई 6-7 लोग खड़े थे और स्टेज पर 2 लोग खड़े थे जो कि कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे। बाकी सभी लोग उन्हें देख रहे थे। मैंने एक बार पापा की तरफ पलट के देखा जो कि अब भी टायर को लेकर कुछ कर रहे थे। इसके बाद चूंकि मैं शमशान की साइड भी नहीं जा रहा था तो मैंने सोचा कि इधर जाने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यही सोचकर मैं उस तरफ को रोड से थोड़ा नीचे उतरा और जहाँ पर वो सब हो रहा था उस तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच गया था और मैंने देखा कि वहाँ पर वो जो 2 लोग परफॉर्म कर रहे थे वो दरअसल गाना गा रहे थे और आसपास बैठे सभी लोग उसके गाने का आनंद ले रहे थे। वैसे मुझे कभी भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी, पर उस टाइम पर पता नहीं क्या हुआ, मानो मेरा मन एक तरीके से उस तरफ आकर्षित सा हो रहा था और मैं उन लोगों के गाने को वहीं खड़ा होकर सुनने लगा। तब मेरी नज़र आसपास के थोड़े लोगों पर गई तो मैंने देखा कि वो बस वहाँ पर देखे जा रहे थे। ना तो कोई इनमें से हिल रहा था और ना ही कुछ और रिएक्शन दे रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैं अब भी
पता नहीं एक तरीके से अपनी बॉडी का कंट्रोल खो चुका था। पर तब जो थोड़ी देर बाद मैंने देखा, वो देखकर तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो जो छोटा सा टेंट लगा हुआ था उसके पीछे वाले हिस्से में एकदम से थोड़ी आग सी लग गई थी और वो आग अब धीरे धीरे फैलने लगी थी। पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर वो जितने भी लोग थे या फिर वो जो गाना गा रहे थे वे भी, उनमें से किसी को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले थे। अभी आग काफ़ी तेज़ी से फैलने लगी और इसी वजह से मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि आग लग गई, जल्दी वहाँ से हटो और इस आग को बुझाने की कोशिश करो। पर उस टाइम पर मेरा बदन एकदम ठंडा पड़ गया जब मैंने देखा कि ना तो कोई मेरी आवाज़ शायद सुन रहा था और ना ही उसका कोई जवाब दे रहा था। सब बस वही करे जा रहे थे जो वो शुरुआत से कर रहे थे। उस टाइम पर मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। पर फिर भी मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और मैं ज़ोर ज़ोर से उन्हें पुकारने की कोशिश करने लगा, पर उनमें से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तब एकदम से जब मैं एकदम काफ़ी तेज़ से चिल्लाया, तब वो सभी लोग जितने वहाँ पर बैठे थे मुझे देखने लगे और जैसे ही उन्होंने ऐसा करा मैं और ज़्यादा डर गया, क्योंकि उन लोगों के चेहरे देखकर ही शायद पता लग रहा था कि वो लोग जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं थे, बस जिंदा लाश थे। अब इतने में जब स्टेज पर गई तो मैंने देखता हूँ कि वो जो दो लोग स्टेज पर खड़े होकर गाना गा रहे थे उनके कपड़ों में भी धीरे धीरे आग लग गई और वो फिर भी वैसे ही गाना गाए जा रहे थे जैसे पहले, मानो उन्हें आग का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तब मुझे अपने आसपास कुछ साए आते हुए दिखाई दिए और मैं जब पीछे पलटा तो मैं देखने लगा कि वो जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, 6-7 लोग, वो सभी मुझे चारों तरफ से घेर कर खड़े थे और अब धीरे धीरे ये सभी लोग मेरे नज़दीक आ रहे थे। मैं अब तक ये तो समझ चुका था कि ये लोग कुछ भी हों पर इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। इतने पीछे की साइड आग की लपटें काफ़ी तेज़ हो गई थी और अब मैं खुद भी उस गरमाइश को महसूस कर पा रहा था और मुझे एक डर ये भी था कि कहीं इस आग के चपेट में मैं भी ना आ जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। मैंने बस अपना सर नीचे झुकाया और वहीं बैठकर इस उम्मीद में सोचने लगा कि कोई ना कोई मुझे बचा ले। बस मैं ऐसा कर ही रहा था कि एकदम से मुझे अपने पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने एकदम से पीछे पलट कर देखा तो देखा कि रोड के ऊपर की तरफ वो वहाँ पर खड़े थे और मुझे आवाज़ दे रहे थे। पापा की तरफ देखने के बाद जैसे ही मैं पीछे पलटा, मेरे ये देखकर होश उड़ गए कि मेरे आसपास अब कोई भी नहीं था। इवन जिस जगह पर वो टेंट था वहाँ पर बस एक पुराना जला हुआ सा टेंट का सामान दिख रहा था और मेरे आसपास बस अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर मेरे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए और मैं मानो बिल्कुल सन्न रह गया था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चल भी पाऊँ, पर बस भगवान की कृपा से मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत बांधी और सीधा भागते हुए अपने पापा के सामने रोड तक गया। दरअसल जो पीछे हमारे ट्रक वाले आ रहे थे वो भी वहाँ पर आ चुके थे और उनकी मदद से पापा ने जल्दी से टायर को रिप्लेस कर दिया था। पर जैसे ही मैं उनके पास रोड तक पहुँचा, मैं डर के मारे उनके सामने ही बेहोश हो गया। तब दूसरे वाले ट्रक में जो अंकल भी हमारे साथ आ रहे थे वो शायद समझ गए थे कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और जब उन्होंने मेरे को देखा कि मैं उठने की हालत में नहीं था तो उन लोगों ने मिलकर ही मुझे ट्रक में बिठाया और उसके बाद हम सभी लोग वहाँ से निकल गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तक मुझे तेज़ बुखार रहा। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, पर ऐसा नहीं था कि मैंने इसके बाद अपने पापा के साथ जाना छोड़ दिया, बल्कि मैं आज भी यही काम करता हूँ। पर उस दिन के बाद से मैंने रात के वक्त गाड़ी से उतरना और इधर उधर घूमना बंद कर दिया। फिर जब मेरे कई सारे चक्कर गाज़ियाबाद के आसपास से लगने लगे तो आसपास के कुछ दुकानदारों जैसे ढाबे वाले से या फिर छोटी मोटी दुकान वाले से मेरी बातचीत भी होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं अक्सर ही रुककर कुछ सामान लेता या खाना खाता था वहाँ पर। तो इसी बीच जब मैंने उन लोगों को अपने साथ घटी घटना के बारे में बताया तब उन्होंने बताया कि इस पूरे एरिया में हिरना नदी के आसपास का जितना ये एरिया है यहाँ पर किसी भी तरह की भूतिया घटना कभी भी हो सकती है और ये पहली बार मेरे साथ नहीं हुई,
बल्कि आए दिन वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों के साथ होती रहती है। और इवन इस घटना के बारे में एकदम से मुझे 15 साल बाद याद भी इसी वजह से आया, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं दिल्ली गया था अपने बहन के ससुराल में, तब मेरी बात वहाँ पर उनके पिताजी से हुई थी। तो उन्होंने मेरे को अपने साथ घटा भी एक घटना बताया था। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के आसपास के समय की बात है, कुछ काम की वजह से उन्हें अर्जेंटली रात के समय गाज़ियाबाद आना पड़ा। वो अपनी ही गाड़ी से आ रहे थे। अब वहाँ पर रास्ता कुछ इस तरीके का है कि दिल्ली जाने वालों के लिए एक फ्लाईओवर बना हुआ है, तो उसी फ्लाईओवर से आपको निकलना पड़ता है। बट एक रास्ता उस फ्लाईओवर के नीचे की तरफ से भी जाता है, जो कि आगे जाकर तो मेन हाईवे से वैसे कनेक्ट नहीं होता, बट अगर आपको राजनगर एक्सटेंशन या फिर उसके आसपास की किसी जगह पर जाना है तो वहाँ से आपको एक शॉर्टकट मिल सकता है। तो वो उसी तरफ वहाँ से जा रहे थे। वो अपनी गाड़ी से जब अंडरपास के पास से निकल रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने देखा कि उनके ठीक सामने, यानी कि उनकी गाड़ी के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग रही थी। ये देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी थोड़ा पीछे ही रोक ली और इस उम्मीद में गाड़ी से उतरे कि उससे उसकी मदद करने के बारे में पूछ लेंगे। पर सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी और वो नीचे उतरकर उसकी तरफ जाने लगे, वो व्यक्ति उनकी आंखों के सामने ही गायब होने लगा और धीरे धीरे करके उनकी आंखों के सामने ही वो बिल्कुल धुएं की तरह कहीं गायब हो गया। ये देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई और वो शिवजी का नाम लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठे और फ़ौरन ही वहाँ से निकल गए। आए दिन भी ऐसी घटनाएं हिंडन नदी के आसपास होती रहती हैं। अब इस सारी घटनाओं के पीछे वहाँ का शमशान है या फिर कोई और वजह, इसके बारे में तो कोई खास जानकारी मेरे पास भी नहीं है। तनु आज बहुत दुखी थी। उसका मन आज बहुत उदास था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दूसरा बच्चा मोंटी भी अब उसके पास नहीं रहा। तनु को उसकी छोटी छोटी बातें और फरमाइशें याद थी। इसी गम में वो कभी हंसती तो कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती और रोने लगती। तनु पहले ऐसे नहीं थी। उसका भी एक हंसता खेलता परिवार था, जिसमें उसका पति निखिल, उसकी एक प्यारी सी बेटी परी और वो थी। तीनों खुशहाल जीवन बिता रहे थे। उनकी बेटी परी आई बस 2 साल की थी, पर दोनों की जान थी। वो लोग उसकी हर फरमाइश को पूरा करते थे। वो अपनी परी को सचमुच ही परी की तरह ही रखते थे। पर वो मनहूस दिन भी आ ही गया जिसने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। दरअसल उन लोगों ने वीकेंड पर हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया था, जो पूरे 3 दिन का प्लान था। वो लोग सुबह ही हिल स्टेशन के लिए निकल गए, पर उन्हें वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। वो लोग सफ़र की वजह से काफ़ी थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि आज रात खा पी कर आराम कर लेते हैं, कल से ही घूमना चालू करेंगे। और वो रात में खाना खाकर सो गए। रात के 12 बजे के आसपास तनु को किसी के होने का एहसास हो रहा था और वो नींद से उठ बैठी। उसने निखिल को भी जगाने की कोशिश करी, पर निखिल गहरी नींद में होने के कारण नहीं उठा। तनु ने इधर उधर देखा तो उसे खिड़की के पास एक साया भागते हुए नजर आया। उसने खिड़की के पास जाकर देखा तो होटल के कुछ लोग उसके पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तनु दौड़ती हुई रिसेप्शन पर गई, पर वहां जाकर मैनेजर से बोली, चोर पीछे की तरफ भागा है और वो उधर की तरफ जाने लगा है। मैनेजर भी भाग कर पीछे की तरफ गए, पर तब तक वो चोर वहां से गायब हो चुका था। तनु थक हार कर कमरे में लौट आई और जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी चीख निकल गई। सामने ही उसकी बेटी परी को किसी ने बहुत बेरहमी से मार डाला था। ये सब देखकर वो वहीं बेहोश हो गई और उसकी चीख सुनकर निखिल उठा और बेड पर अपनी परी की ऐसी दर्दनाक मौत देखकर उसकी रूह तक कांप गई। उसने दौड़कर तनु को संभाला और फटी आंखों से परी की लाश को देखने लगा। तभी थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर आ गई और उन्होंने तनु से पूछताछ करी, जिस पर उससे सब कुछ उन्हें बता दिया।
इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि क्या आपको किसी पर शक है या फिर किसी से दुश्मनी। इस पर तनु और निखिल ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि फिर तो शायद वो चोर ही आपकी बेटी को मारने आया था। इस पर तनु ने चीखते हुए कहा, मेरी ही बेटी क्यों इंस्पेक्टर? पर इंस्पेक्टर बस खामोश हो गए। तनु और निखिल घर चले आए। कई महीनों तक केस चला पर खूनी पकड़ा नहीं गया। इधर तनु तो कभी निखिल को दोषी मानने लगती और कहती कि उसके अलावा वहाँ कमरे में और कोई नहीं था, तो फिर इतनी बेरहमी से मारने पर भी उसकी नींद कैसे नहीं टूटी। इस पर निखिल अब क्या कहता। उससे तनु की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। ऊपर से बच्चा खोने के गम में उसे अंदर से तोड़ दिया था। धीरे धीरे समय बीतता रहा और 2 साल गुजर गए। तनु की हालत अब सुधरने लगी थी। एक बार फिर से उनकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी और उसका कारण था तनु का फिर से माँ बनना। जल्द ही तनु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन लोगों ने मिलकर मोंटी रखा। दोनों ही मोंटी को अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखते थे, पर एक बार फिर से वही काली रात आ गई। दरअसल परी की मौत के बाद से ही तनु को अक्सर ऐसा लगता था कि उसके आसपास कोई है, कोई काला साया जो उसे देख रहा हो, पर उसे कभी कोई दिखाई नहीं देता था। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। तनु और निखिल अपने कमरे में सो रहे थे और उनके बीच में ही मोंटी सोया हुआ था। तभी छत पर से किसी चीज़ की बहुत भारी आवाज़ आती है जिससे तनु और निखिल की नींद टूट जाती है। निखिल उठते हुए तनु से कहता है कि तुम यहीं मोंटी के पास रुकना, मैं देख कर आता हूँ, और वो छत पर चला जाता है। उसे गए हुए काफ़ी देर हो जाती है और वो वापस नहीं आता और ना ही उसकी आवाज़ आती है। तनु का मन किसी बुरी आशंका से घबरा रहा था। तभी उसे निखिल के चीखने की आवाज़ आती है और वो मोंटी को वहीं अकेला छोड़कर छत पर जाती है। जब तनु छत पर पहुंचती है तो निखिल उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वो निखिल को आवाज़ लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी किसी ने उसके कंधों पर पीछे से हाथ रखा और वो चीखकर पीछे पलटी तो उसके पीछे निखिल खड़ा था। निखिल को सही सलामत देखकर उसे राहत मिली। तभी निखिल ने कहा कि वो यहाँ क्या कर रही है, उसे तो मोंटी के पास होना चाहिए। इस पर तनु कहती है कि तुमने ही तो मुझे आवाज़ दी थी। इस पर निखिल बोलता है कि मैंने तुम्हें कोई आवाज़ नहीं दी। और ये सुनकर दोनों की आंखें भय से चौड़ी हो जाती हैं। दोनों भागते हुए नीचे जाते हैं, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। किसी ने उनके बेटे मोंटी के चिथड़े उड़ा दिए थे और एक बार फिर से पुलिस उनके घर पर आती है। इंस्पेक्टर ने बोला, ये दूसरी बार हुआ है कि अब भी आपको किसी पर शक नहीं है। इस पर तनु कहती है कि मुझे पता है ये सब किसने किया है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और तनु कहती है कि ये सब इस निखिल ने किया है, इसी ने मारा है मेरे बच्चों को, या फिर उस काले साए ने। इस पर निखिल चिल्लाते हुए कहता है कि ये औरत पागल हो गई है, मैं अपने ही बच्चे क्यों मारूंगा, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। पुलिस अपनी जानकारी जुटाकर वहाँ से चली जाती है। इस हादसे ने तनु को तोड़ कर रख दिया था और अब वो उदास रहने लगी थी। ना किसी से मिलती, ना ही आती जाती, बस पूरे दिन खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती। निखिल ने कई बार उसे समझाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तनु ने खाना पीना भी छोड़ दिया जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी हालत को देखते हुए निखिल ने एक बच्चा गोद लेने का फैसला करा। यही सोचकर वो लोग एक बच्ची को अडॉप्ट करके ले आए और उसका नाम उन्होंने परी ही रखा। परी के आ जाने से अब तनु की हालत सुधरने लगी थी। दोनों परी को खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखते थे। निखिल तो रात रात भर जाग कर परी को देखता रहता था। एक दिन निखिल को ऑफिस के काम के सिलसिले में देर रात तक रुकना था। उसने तनु को फ़ोन करके बता दिया और उससे कहा कि वो परी को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़े। तनु ठीक है बोलकर फ़ोन काट देती है। फिर भी पता नहीं क्यों निखिल के मन में आ रहा था कि कुछ सही नहीं है, तो वो जल्दी से अपना काम निपटा कर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। घर पहुँच के उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक काला साया उसकी बेटी परी के पास बैठा है, जिसके लंबे लंबे नाखून हैं, और परी को वो मारने ही वाला होता है कि निखिल चीख पड़ता है।
कौन हो तुम? ये सुनकर वो साया पीछे पलटता है, जिसे देखकर निखिल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने किसी तरह अटकते हुए बोला, तनु तुम? तभी तनु एकदम से निखिल के सामने आकर खड़ी होती है और एक भयंकर गर्जना के साथ कहती है, मैं तनु नहीं माया हूँ माया, पूछ तेरी बीबी से कि मेरी मौत कैसे हुई। इतना बोल के तनु बेहोश हो जाती है। निखिल उसे संभालता है और थोड़ी ही देर के बाद तनु को होश आता है और वो निखिल से पूछती है कि उसे क्या हुआ था। निखिल उसे सब बता देता है और इसे सुनकर तनु अपना मुंह छिपाकर रोने लगती है और कहती है कि मैंने ही अपने बच्चे को मार डाला, कैसी माँ हूँ मैं। और फिर वो रोने लगती है। इस पर निखिल उससे पूछता है और उसे संभालता है और वो बोलता है कि तनु माया कहाँ है और क्या किया तुमने उसके साथ। ये सुनकर तनु निखिल को फटी फटी नजरों से देखने लगती है, जिस पर निखिल थोड़ा सख्ती से फिर पूछता है तो वो कहती है, तुम हमारी नौकरानी माया की बात कर रहे हो। जिस पर निखिल के हाँ कहने पर तनु बताने लगती है, करीब 3 साल पहले जब तुम काम के सिलसिले में बाहर गए थे, तब मैंने माया को काम करने के लिए और तुम्हारे वापस ना आने तक मेरे साथ रहने के लिए बुलाया था। वैसे तो माया बहुत अच्छी और घर के सारे काम करने में निपुण थी। वो मेरी सारी बात मानती थी, पर उसकी एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वो हर वक्त तुम्हारे फ़ोटो को घूरती रहती थी। मुझसे भी वो हर वक्त तुम्हारे बारे में पूछा करती थी। शुरू में तो मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर जब उसकी ये हरकतें बंद नहीं हुई तो धीरे धीरे मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। हद तो तब हो गई जब मैंने उसके कमरे में तुम्हारी तस्वीर देखी और वो तुम्हारे नाम का सिंदूर भी लगा रही थी। उसने शाखा पोला भी पहन रखा था, जो कि एक सुहागन की निशानी होती है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे बहुत मारा और एक कमरे में ले जाकर उसे बंद कर दिया। कई दिनों तक मैंने उसे खाना पानी नहीं दिया, ये सोचकर कि जब भूख प्यास से मरेगी तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। पर इन सबके बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, जिसकी वजह से मैंने कुछ और सोचा और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर मैं उसको अपने साथ लेकर पास वाले तालाब पर पहुंची। जब वो मुझसे कुछ पूछ रही थी कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो मैंने मौका देखकर उसे पीछे से धक्का मार दिया और वो तालाब में जा गिरी। उसे तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो वहीं डूब गई और मर गई। अगले दिन पुलिस को उसकी लाश मिली और उन्होंने मुझे बताया कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और इतना सब बताकर वो फूट फूट कर रोने लगी। निखिल अपना सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि ये सब मेरी ही गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। और वो तनु से कहता है कि तनु, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, और वो उसे सब बताने लगता है। हमारी शादी से पहले मैं पढ़ाई पूरी करने के लिए मिर्ज़ापुर में रहता था। उन्हीं दिनों में मेरी मुलाकात माया से हुई थी। दरअसल वो मेरे घर काम मांगने आई थी और मैंने भी उसे काम पर रख लिया था। माया बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। उसने आते ही पूरे घर को संभाल लिया था। वो मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर एक दिन गांव से मेरी माँ का फ़ोन आया कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पता नहीं ये सब माया को कैसे पता चल गया और वो घर छोड़कर चली गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली और इस तरह फिर हमारी शादी हो गई। फिर अचानक हमारी शादी के 2 महीने बाद वो हमारे घर में काम मांगने आई और उसे देखकर मैं चौंक गया। मैंने उससे बहुत पूछा कि वो कहाँ चली गई थी, पर उसने कुछ ना बताया और सिर्फ इतना ही बोली, नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो मुझे क्या मिलता। मैं तो सिर्फ आपको देखते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी। और यहाँ पर काम करने लगी। तनु, ये तुमने क्या कर डाला? एक मासूम को तो मार ही डाला, साथ ही उसके बच्चे को भी मार डाला। माया ही अब शाकचुन्नी बन गई थी। तनु ने पूछा, शाकचुन्नी क्या होती है? इस पर निखिल कहता है कि शाकचुन्नी एक शादीशुदा औरत की आत्मा होती है, जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाने के कारण उसे मुक्ति नहीं मिलती और वो इस योनि में आ जाती है। तुमने माया के साथ जो किया और उसके अजन्मे बच्चे को जो मारा,
इसकी सज़ा तुम्हें उसने तुम्हारे बच्चों को मरवा कर दी, वो भी तुम्हारे ही हाथों से। पर अब मैं अपनी दूसरी परी के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे ही माया को रोकना होगा। उसकी बात सुनकर तनु फूट फूट कर रोने लगती है। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है। फिर एक दिन आधी रात के समय जब सो रहे होते हैं सब लोग, तो माया ने तनु के अंदर प्रवेश कर लिया, जिससे तनु उठ बैठी और एक भयानक हंसी हंसते हुए बोलने लगी, सबको मारूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर निखिल जाग जाता है और माया ने परी को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी निखिल चिल्ला पड़ता है, रुक जाओ माया, ऐसा मत करो, इन सब में मेरी परी की क्या गलती है। जिस पर माया कहती है कि मेरे बच्चे की क्या गलती थी, जिसे दुनिया में आने से पहले ही तुमने मार डाला। इस पर निखिल कहता है कि मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर इसमें मेरी परी को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा, प्लीज़ उसे छोड़ दो। इस पर माया कुछ सोचते हुए कहती है कि ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है, और वो अपनी शर्त बता देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। निखिल रोते हुए माया की बात मान लेता है और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। जानता हूँ आप जानना चाहते होंगे कि आखिर माया की शर्त क्या थी। दरअसल उसकी शर्त यही थी कि वो अब से तनु के शरीर में ही रहेगी, ताकि उसे भी पति और औलाद का प्यार मिल सके, और इस तरह इस कहानी का एक अजीबोगरीब अंत होता है। ये कुछ साल पहले हुआ था। शायद इस बारे में आपने भी कहीं पर सुना हो, अगर आप ऑनलाइन एक्टिव हो तो। किसी को भी अच्छे से नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि बस मैं था जिसने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा था, पर मेरा मुंह तब बंद करवा दिया गया था। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, पर अब उन वजहों का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, सच सच। हम 4 स्टूडेंट्स को इस खास एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। हमें चुना था हमारे प्रोफेसर ने, जिनके अंडर में हम पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, और शायद इसी वजह से हमने उनका भरोसा जीत लिया था। जब वो सबसे पहले मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि ये सबसे अलग होगा और हमें इस बारे में किसी को भी नहीं बताना होगा। वो चाहते थे कि इसकी जानकारी कम से कम लोगों को हो। उन्होंने बस हमें इतना बताया कि वो हमारी ज़िंदगी का 1 महीना चाहते हैं, और अगर उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो किसी को भी सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोचो ये कितना कमाल का होगा। हमारे पास हर दिन में 6 से 8 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। आप आराम से जितना मर्जी उतना काम कर पाओगे और ज़्यादा पैसा कमा पाओगे कम समय में। रही बात तुम्हारे इस 1 महीने की, तो तुम्हें इसके बदले पूरे पैसे इस साल के अंत तक दे दिए जाएंगे, वो भी तुम्हारी सैलरी का डबल। जब मैंने उनकी बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि अगर वो सही थे तो वाकई में वो एक नोबेल प्राइज़ जीतने वाला काम कर रहे थे, क्योंकि ये दुनिया बदल देता। मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया। अगर सब सही रहता तो शायद जो हमें नींद की ज़रूरत होती है वो नहीं होती, और नींद बस एक आदत बन के रह जाती। हम सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन के काफ़ी ज़्यादा खुश थे। हम अपनी पूरी उम्मीदें उनसे लगाए हुए थे, और इसी के साथ हम उनके साथ जाने के लिए मान गए। वो बात अलग है कि उस जगह से जिंदा वापस बस मैं ही आया। उस लोकेशन पर प्रोफेसर मुझे अपनी वैन के जरिए ले गए, मुझे और मेरे साथ 3 और स्टूडेंट्स को। हम तीनों कलीग्स ही थे। उन्होंने बताया कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें हमें एक जगह पर छोड़ना होगा पूरे 1 महीने के लिए। उन्होंने कहा कि ये जगह पूरी तरीके से बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है। उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर कोई भी खिड़की या फिर कुछ ऐसा नहीं है, और वो जगह पूरी तरीके से अंदर से लॉक होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन में मिलेगा, बट पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस के साथ, ताकि हम किसी से भी बात ना कर पाएँ। सब्र के साथ इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास वहाँ करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि सारा काम उनकी मशीन करेगी। इसके बाद उन्होंने हमें मशीन का थोड़ा काम करने का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि उनकी मशीन जो थी वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाती थी कुछ खास तरह की साउंड वेव्स का, और यही कारण था कि उन साउंड वेव्स के रेंज में जो भी व्यक्ति होता था उसकी नींद उड़ जाती थी। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर उन्होंने थियोरेटिकली काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर ली है, अब उन्हें प्रैक्टिकली इसके ऊपर टेस्ट करने हैं। उन्होंने कहा कि ये तुरंत ही एकदम से पूरी तरीके से काम नहीं करेगी,
शुरुआत में हमारी नींद बस कम होना शुरू होगी, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट जो सबसे पहला है वो ये कि हमें सपने आने बंद हो जाएंगे। इसके अलावा बाकी और साइड इफेक्ट्स को जांच करने के लिए ही वो हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने हमें इस प्रोग्राम के बारे में कुछ और डिटेल्स दी और इसी बीच हम उस जगह पर पहुंच गए। ये एक बिल्कुल अलग तरह की बिल्डिंग थी, एक आइसोलेटेड ऑक्टागन शेप की बिल्डिंग। बाहर से देखने से ऐसा लग रहा था कि काफी समय से वो सुनसान थी और अभी इस खास मिशन के लिए ही उस जगह को चुना गया था। आसपास केवल जंगल और ढेर सारे पेड़ हमें दिखाई दे रहे थे। वो एक ऐसी जगह थी जिसे मैं ना तो कभी देखा था और उस घटना के बाद ना ही कभी मैं दोबारा उस जगह को देख पाया। प्रोफेसर ने बताया कि वो जगह एक्चुअली में एक जेल थी आतंकवादियों के लिए। कुछ खास वजहों के कारण उसे बंद कर दिया गया और अब उसका कोई खास यूज नहीं होता था, इसलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उस जगह पर सेटअप करने के लिए परमिशन ली थी। वो जगह पूरी तरीके से सैटेलाइट और मैप्स की रेंज से बाहर थी, यानी कि उस जगह को देखने का और कोई रास्ता नहीं था सिवाय आपको उस जगह का एग्जैक्ट एड्रेस पता हो। बट एक्चुअली में जो बात प्रोफेसर कह रहे थे कि हम पूरी तरीके से अपनी नींद पर काबू पा लेंगे, हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन हमें ये लगता था कि हाँ, वो ज़रूर नींद को कुछ कम कर सकते हैं, जिससे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम तो ज़रूर ही होगा। स्टार्टिंग के 2 दिन तो हम बस देख ही रहे थे कि वो मशीन किस तरीके से अपना काम कर रही है, और तीसरे दिन से ही उस मशीन ने अपना काम करना शुरू कर दिया। हम लोग की नींद एक्चुअली में कम हो गई। अब हम दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 घंटे सोते थे, इसके अलावा नहीं। मज़े की बात यहाँ पर यह थी कि हम पूरी तरीके से एनर्जाइज रहते थे, हमें बिल्कुल भी थकान नहीं होती थी। मैंने शायद आपको ये नहीं बताया कि उस जगह पर हमें लॉक कर दिया गया था। प्रोफेसर ने तो हमें कहा था कि वो उस जगह पर नहीं रहेंगे, बट हमें इस बात पर हमेशा डाउट रहा। हमारे अंदर और ज़्यादा एनर्जी रहती थी, जिस कारण हम इस टॉपिक पर और ज़्यादा बहस कर सकते थे कि आखिर उस मशीन का वर्किंग प्रोसीड्यूर है क्या। अमन, जो कि इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ था, वो एक जिम जाने वाला लड़का था जो कि अपनी बॉडी पे काफ़ी ख्याल रखता था। उसने बोला, प्रोफेसर ने सच में कर दिखाया। इसके जवाब में सिद्धार्थ बोला, पता नहीं, अभी हो सकता है ये मशीन बस किसी तरीके से हमारे हार्मोन्स को चेंज कर रही हो, जो कि स्टार्टिंग में अच्छा लग सकता है, बट बाद में इससे प्रॉब्लम होगी। पर फर्क किसे पड़ता था? आखिरकार हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा था, हमारी नींद कम हो चुकी थी, तो हम दिन भर काफ़ी सारे अजीबोगरीब काम करते। हम दिन भर बात करते, किताबें पढ़ते और स्टार्टिंग में ज़्यादातर समय तो बस गेम्स खेलते। शुरू में ये सब कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा था। कुछ समय बाद तो सिद्धार्थ ही बोलने लगा था, हाँ सच में ये एक्सपेरिमेंट अमेजिंग है। हमें ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि शायद हम ऐसे पहले इंसान हैं जिन्हें आगे चल के नींद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये स्टार्टिंग के 3 दिन ही थे जो कि बिल्कुल नॉर्मल गए। चौथे दिन विशु, जो कि हमारे साथ रहने वाला चौथा लड़का था, उसने हमारे पास आकर बोला, यहाँ कुछ गड़बड़ है। विशु एक ऐसा लड़का था जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एकदम सीरियस रहता था और उसकी बातों पर हमें भी काफ़ी सारा यकीन होता था। ज़्यादा वो बोलता नहीं था, बट जब भी बोलता था तो उसकी बात में पॉइंट होता था। उसने बोला कि उसे महसूस हो रहा है कुछ अजीब, कुछ अलग। हमने पूछा, तुम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ बात कर रहे हो या फिर कुछ और? देखो, मैं एक्सपेरिमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस जगह की। मुझे ये जगह कुछ सही नहीं लग रही है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि चीज़ों को जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए था वैसे ही सब कुछ हो रहा है। भले देखने में सब कुछ नॉर्मल है, बट आई कैन फील समथिंग इज नॉट राइट इन दिस प्लेस। अब उस जगह को लेकर एक डाउट वाली फीलिंग हम सब के अंदर स्टार्टिंग से थी। ये बिल्डिंग ही कुछ ऐसी थी, ऑक्टेगन शेप की बिल्डिंग, वो भी पूरी तरीके से कंक्रीट से सील्ड, एक भी खिड़की नहीं, सिर्फ एक दरवाज़ा जो कि हमारे ऊपर बंद कर दिया गया था। उस जगह को लेकर ही कुछ मनहूस सी फीलिंग आती थी, जैसे वहाँ पर कुछ भयानक घटित हुआ हो। स्टार्टिंग में तो लगा कि पूरी तरह से बंद जगह होने के कारण हमें ऐसा लग रहा है, बट नहीं, ये फीलिंग कुछ अलग थी। विशु ने दोबारा बोला, इस बिल्डिंग में दीवारों के कुछ एंगल्स देखो, ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ खास तरीके के एंगल्स हैं, इनके बारे में मैंने पढ़ रखा है और किसी न किसी तरीके से ये सब मरी हुई चीज़ों से रिलेटेड है। अगर बाहर सब मर गए हो तो? विशु ने बोला,
सिद्धार्थ अपनी कुर्सी से कूद गया और चिल्लाते हुए बोला, बस कर यार विशु, फालतू में डराया जा रहा है। मैंने भी आकर पूछा कि तुम आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हो। मुझे डाउट है कि ये बिल्डिंग भूतिया है। शायद तुमने यहाँ पर आते हुए उस चीज़ को नहीं देखा जिस चीज़ को मैं नोटिस करा था। यहाँ पर जब हम बिल्डिंग में आने वाले थे, जिस बिल्डिंग दिखने से 2 मिनट पहले, इसी साइड पर मैंने कई सारी कब्रें देखी थी। मैंने पहले इग्नोर करा, बट जब थोड़ा ही आगे आकर हम लोगों को रोक दिया गया तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई स्टार्टिंग में ही। हे यार देख, फालतू बातें करके दिमाग तो ख़राब कर मत, ठीक है ना। अपने आसपास की जगह को हम जिस तरीके से लेते हैं वो वैसी ही हमें लगती है, ठीक है ना। तो फालतू बकवास मत कर तू। किसी चर्च को ले ले, लोग मानते हैं वो पवित्र है, इसीलिए वो पवित्र है, और इसी वजह से लोग वहाँ पर जाकर पूजा करते हैं और ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें शांति मिलती है और उनका उस जगह पर विश्वास बना रहता है। वहाँ बाकी जाने वाले लोग भी इसी तरीके से उसको मानते हैं और यही कारण है कि चर्च पवित्र है। भूतिया बिल्डिंग्स का भी यही होता है, किसी न किसी वजह से इन जगहों को भूतिया बोल देते हैं, लेकिन भूतिया मानने में और एक्चुअली भूतिया होने में डिफरेंस है। इस जगह को तूने पहले कभी नहीं देखा, बट यहाँ आने से पहले तूने एक छोटी सी झलक देख ली और उसके ऊपर तू इस जगह को जज कर रहा है। हाँ, हो सकता है यहाँ पर कुछ भयानक चीज़ें हुई होंगी, कुछ बहुत भयानक चीज़ें, तो उस केस में हम इसे हॉन्टेड बोल सकते हैं। बट नहीं नहीं नहीं, विशु रोकते हुए बोला, इस बात को तुम पलटने की कोशिश मत करो। तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता, पर हाँ बस इतना कहूँगा कि इस जगह को लेकर एक अजीब सी फीलिंग तो मुझे भी आती है। एक काम करते हैं, इस मशीन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में इसे लिख लेते हैं। शायद ये मशीन की वजह से ही हो रहा हो। शायद यही इकलौता पॉइंट था जिस पर हम सभी लोग अपनी बात माने थे उस टाइम पर। लिखने से हम में से किसी के अंदर की बेचैनी तो कम नहीं हुई, बट स्टिल हमने लिख लिया। इसके अलावा उस पूरे हफ्ते मुझे कुछ अजीब सा फील होता रहा। लाइक ऐसा लगता था कि उस जगह पर कुछ ऐसा है जो कि चाहता है कि हम वहाँ पर ना मौजूद हों, बट हम वहाँ पर थे। इसी के साथ वहाँ पर हमारा दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका था। अंदर से फीलिंग्स काफ़ी बुरी आती थी, बट हम इन सबको इग्नोर करते हुए वहाँ पर रह रहे थे। बस उस जगह पर हमने स्टार्टिंग के 2 दिन ही थे जो कि नॉर्मली बिताए थे, बट इसके बाद हम कभी भी दोबारा उस खुशी वाले टाइम में नहीं गए। अब मैं इस बात को सोचने लगा कि प्रोफेसर आखिर कितना निर्दयी है जो कि हमें इस जगह पर छोड़कर चला गया, क्योंकि अगर वो देख रहा होता तो शायद अब तक कुछ ना कुछ ज़रूर करता। हमारे पास बाहरी दुनिया से किसी के साथ भी संपर्क करने का कोई ज़रिया नहीं था, और इसी बात को मैंने बाकी सबके सामने रखा। हाँ, हम भी इसी बारे में सोच रहे थे। अमन ने बोला, प्रोफेसर सही में एक पागल है क्या? तुम्हें क्या लगता है, कहीं उसने ये जानबूझकर तो नहीं करा? पर वो ऐसा करेगा क्यों? मैंने पूछा। साइंस के लिए, उसकी सो कॉल्ड साइंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये उसका कोई पर्सनल रीज़न है जो कि वो कर रहा है। वो शायद बस देखना चाहता है कि हम उस एक्सपेरिमेंट में रिएक्ट कैसे करते हैं, बिल्कुल रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की तरह। नहीं यार, ये शायद वो नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे करवा रही है, विशु धीरे से बोला। या फिर कोई और, या फिर शायद वो मशीन हमें कंट्रोल करने के लिए ही बनाई गई है। ये सरकारी जगह है ना? सरकारी जगह है, बट शायद सरकार को नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे बढ़ के हो ही क्या सकता है? प्रोफेसर को हमसे कोई मतलब नहीं है, वो बस अपना मतलब निकाल रहा है। छोड़ो इस बात को, थोड़ा शांत हो जाते हैं। चुप कर तू, अमन झींझ से वो बोला। ऐसा दिखाने की कोशिश मत कर कि तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम सबको पता है कि हम सबकी फटी हुई है यहाँ पर। वैसे भी तुझे नहीं पता प्रोफेसर किस टाइप का बंदा है। अगर मैं अपने लोन्स को लेकर प्रॉब्लम में नहीं होता था ना, तो इस जगह पर आने के लिए कभी भी नहीं मानता। हे, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, मैंने कंफ्यूज होते हुए कहा, और सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने प्रोफेसर के बारे में कुछ बातें सुनी थी, सिद्धार्थ बोला। उसके पास कुछ अजीब आइडियाज़ होते हैं, कुछ बेहद घटिया से। मुझे उसके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता है जो कि ऑन द पेपर्स नहीं मिलेंगे। वो यकीन करता है कुछ चीज़ों में, कुछ अजीब चीज़ों में। सिद्धार्थ ने टेबल को उठाते हुए बोला, सबसे बढ़कर
हम तुमसे बढ़ के। वो यकीन करता है कि कोई चीज़ है। उसने यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को लेकर एक थ्योरी दी थी। जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब एकदम से ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे आया? क्योंकि मास और जो कुछ भी है वो सब कुछ तो ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो फिर क्या था वो जिससे कि नथिंगनेस में से ब्रह्मांड बन गया? क्या चीज़ थी वो? क्योंकि ब्रह्मांड के बनने से पहले तो फिजिक्स के लॉज भी बेकार थे। तो उनका मानना ये था कि भले ही सबके पीछे कुछ भी हो, बट कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि ये सब कर रही थी। उनके मुताबिक कुछ है जो कि भौतिक रूप से भी पहले मौजूद था। और वो इस चीज़ के बारे में लिखते हैं कि आखिर वो चीज़ क्या थी जो कि अपने इस काम को करने के बाद आने वाले अरबों खरबों सालों तक एकदम शांत रही और आज भी शांत है। तो आखिर वो चाहते क्या है? मकसद क्या है उनका? उनका मानना है कि अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाकर हम उस चीज़ को पा सकते हैं और उसके बाद वो उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं बस तब तक इतना ही पढ़ पाया था। इसके बाद उनसे मेरी झड़प हो गई और उन्होंने मेरे पर पुलिस केस भी कर दिया। बट ये एक्सपेरिमेंट कभी भी उनकी बुक्स या फिर जर्नल्स में नहीं आया। अजीब बात है ना? और अगर उनका वो एक्सपेरिमेंट बुक्स में नहीं गया तो शायद हो सकता है कि ये भी कोई ऐसा ही एक्सपेरिमेंट हो। विशु गहरी सांस लेता हुआ बोला, नींद से छुटकारा पाना तो उन्होंने बस हमें बताया है, वो एक्चुअली में कुछ और ही पाना चाहते हैं। तो क्या वो हमें भगवान दिखाना चाहते हैं? मैंने थोड़ा हंसते हुए बोला। मुझे नहीं पता भाई, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि वो यकीन करते हैं कि अगर हमारे माइंड ने किसी दूसरे दुनिया के अस्तित्व में दखल देना शुरू कर दिया तो कई चीज़ें सही नहीं रहेंगी। तो इस हिसाब से तो उन्हें हम पर नज़र रखनी चाहिए, है कि नहीं? हो सकता है वो कहीं ना कहीं से हम पर नज़र रख रहे हो या हमारी बातें भी सुन रहे हो, मैं नहीं जानता। अब वो मेरी आंखों में देख रहे थे और मैं उनकी आंखों में खौफ साफ देख सकता था। कई बार मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। पहले तो लगता था कि शायद हम में से ही कोई होगा, पर जब मैं इधर उधर देखता तो वहाँ कोई भी नहीं होता। खास तौर पे ऐसा तब होता जब मैं अपनी मुश्किल से 2 या 3 घंटे वाली नींद ले रहा होता। जैसे होता नहीं है आपके साथ कि रात में सोते वक्त बस 1 या 2 सेकंड के लिए आपकी आँख खुलती है तकिए को इधर उधर करने के लिए या फिर करवट बदलने के लिए, और उसी छोटे से पल में जैसे ही मेरी आँख खुलती तो मैं कुछ तो देखता, किसी को मैं अपने रूम में पाता। बट तभी एकदम से मेरी आँख बंद हो जाती और मैं सो जाता। मुझे महसूस होता था कि कोई मेरे सामने है, कोई मेरे ऊपर खड़ा है, ठीक मेरे ऊपर। और ये डरावना, बहुत डरावना था। जब ये बात मैंने सबके सामने बताई तो विशु ने भी बोला, हाँ ये मेरे साथ भी हो रहा है। ये मेरे साथ भी हो रहा था, पर मुझे लगा कि शायद मैं पागल हो रहा हूँ। अमन ने बोला, शायद यहाँ पर कोई और भी है। अब हम सभी लोग एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए और हम सभी बहुत ज़्यादा सीरियस थे और सच कहूँ तो डरे हुए भी। हम सभी को एक ही चीज़ महसूस हो रही थी कि शायद हम बहुत गलत जगह फंस चुके हैं। गाइस प्लीज़ थोड़ा दिमाग से इस बारे में सोचो। अगर यहाँ पे कुछ भी होता तो वो हमें ज़रूर दिख जाता, क्योंकि यहाँ पर रूम्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और इससे ही बढ़कर अगर कोई होता तो उसे खाना भी चाहिए होता, बट खाना हमारा वैसा ही रहता जैसा हम छोड़ते हैं। उसकी ये बात हमें भी थोड़ी सेंसिबल लगी, तो हमने भी कहा कि शायद ये हमारा ही वहम है। चलो इस बारे में सोचते हैं, शायद ये मशीन का एक और साइड इफ़ेक्ट है। हाँ यही मानते हैं फ़िलहाल के लिए। हमने ये चीज़ भी नोट डाउन कर ली। अगले दिन जब